नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसे सेक्टर्स में मेगा ट्रेंड्स आते हैं, बुल रन आता है, वैसे ही समय समय पर कई सेक्टर्स अंडर परफॉर्मेंस के फेजेस से भी गुजरते हैं। और इस अंडर परफॉर्मेंस की कोई समय सीमा नहीं होती है। सेक्टर 1 साल भी अंडर परफॉर्म कर सकता है और 5 से 10 साल भी। तो आज के वीडियो में हम 3 मशहूर सेक्टर्स और उनमें लिस्टेड बिजनेसेस को देखेंगे जो बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि रिकवरी की कोई होप है भी या नहीं यहाँ पर ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे सेक्टर ओवरव्यू की तरह समझिएगा। तो चलिए फटाफट फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसे हम देखेंगे वो है आपका सबसे मशहूर पेंट सेक्टर। अगर मैं एक शब्द में पेंट सेक्टर को डिस्क्राइब करूं तो इधर बिल्कुल कचरा हालत हो रखी है। बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। आज भी ये सेक्टर वही है जहां 2 साल पहले हुआ करता था। मतलब 2 सालों से बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आई है। अब कई लोग ऊपर ऊपर से बोल देंगे कि ग्रासिम या बिरला ओपस की वजह से ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। कंपटीशन हाँ बड़ा है, उसके आने से 10 से 20% दोष आप कंपटीशन को दे सकते हो। लेकिन जो मेन दिक्कत है वो ये कि सेक्टर में डिमांड ही नहीं है। आप सुनते आए होंगे कि कंजम्पशन में स्लो डाउन है। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे कंजम्पशन स्लो डाउन की वजह से डोमिनोज और केएफसी जैसे क्यूएसआर बिजनेसेस से ग्रोथ एकदम चली गई है। पिछले 2-3 सालों में हुआ क्या है कि इनकम्स या सैलरीज लोगों की बढ़ी नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ी है। तो ये सब पेंट्स वगैरह जैसे महंगा खर्चा लोग कम कर रहे हैं, या जिन सब इंडस्ट्रीज में पेंट्स का इस्तेमाल रहता है जैसे कि ऑटोमोबाइल वगैरह, वहां भी स्लो डाउन है, उनका कंजम्पशन भी डाउन है। बिजनेसेस को देखें तो एशियन पेंट सबसे बड़ा प्लेयर है आपका यहाँ पर, फिर बर्जर, कांसाई, एक्सो और इंडिगो आपके बाकी मेन स्टॉक्स हो जाते हैं। सिरका वुड कोटिंग्स वगैरह में है, ये ज्यादा कंपेरेबल नहीं है, बट फिर भी मैंने अपनी लिस्ट में डाल दिया है, वरना आप में से कई लोग बोलने आ जाते हो भाई ये वाला स्टॉक रह गया। तो आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग सबकी सेल्स या तो गिरी हैं या तो बस 2-3% बढ़ी हैं। और देखो 2-3% ना कोई ग्रोथ होती नहीं है। FY25 या पूरे साल भी सेल्स गिरी हैं पिछले साल के मुकाबले, और Q4 यानी कि जनवरी से मार्च के हाल ही के 3 महीनों में भी सबकी सेल्स गिरी हैं। और सेल्स भी दो तरह से गिरी हैं। हुआ क्या था कि FY24 में, मतलब पिछले से पिछले साल, सारे ही पेंट्स बिजनेसेस ने डिस्काउंट्स बढ़ाकर अपना दाम या रेट्स कम किए थे कि डिमांड तो नहीं आ रही है, शायद डिस्काउंट बढ़ाएं तो कुछ फायदा मिले। तो एक इन्होंने इधर ग्रॉस मार्जिन पर लॉस लिया तो सेल्स कम हुई, पर उसके बाद भी वॉल्यूम्स नहीं बढ़े। मतलब कि अगर आपने पिछले साल 100 लीटर पेंट बेचा तो इस साल 103 104 लीटर बिका, वही 3-4% ग्रोथ। तो प्राइस कट करने से भी सेल्स नहीं बढ़ी किसी की। वरना लॉजिक क्या कहता है कि आप रेट कम करो थोड़ा सा तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। इधर आप देखोगे तो लगभग सभी के एबिटा मार्जिन कम हुए हैं। तो आप समझ जाओ कि कितनी बेकार हालत चल रही है अभी सारे पेंट स्टॉक्स की। फिर चाहे वो आपका मार्केट लीडर एशियन पेंट्स हो या बर्जर, कंसाई, और असल में सबसे बुरी हालत तो आप मानो या ना मानो एशियन पेंट्स की है। सेल्स पिछले साल से 5% डाउन है और नेट प्रॉफिट सीधा 33% गिर गया है। जब मार्केट लीडर का इतना बुरा हाल है तो आप सोच लो सेक्टर का क्या ही होगा। फिर आप बोलते रहो कि मूड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। काहे का मूड जब बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है। अगर ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो में रहता है ना, आप देखो वो पोर्टफोलियो कहीं जाएगा नहीं आपका। अगर आपने ही 100 के पी पर लिया होगा एशियन पेंट्स और बिजनेस में ग्रोथ की वजह से उल्टा डी ग्रोथ हो रही है, तो अब बताओ मैं क्या ही बोलूं इस पर। बाकी फ्यूचर आउटलुक अभी सारी कंपनीज का खराब है। सब कह रहे हैं कि कंपटीशन बना रहेगा तो उधर से प्रेशर है। जैसे बिरला ओपस अभी 10 से 12% की डिस्काउंटिंग कर रहा है। इसके अलावा सब कंपनियां मार्केटिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाकी खर्चे कम करने पर फोकस ज्यादा कर रही हैं कि मार्जिन्स बनी रहे। बाकी अभी डिमांड रिकवरी की तो बहुत कोई खास अच्छी होप दिख नहीं रही है। और हाँ, सिरका भी कोई खास अच्छा बिजनेस नहीं है। आप उधर 20% सेल्स ग्रोथ देख के खुश मत हो जाइएगा। कंपटीशन की वजह से उधर भी मार्जिन्स बिगड़े हैं, तभी प्रॉफिट्स भी डाउन है और वैल्यूएशन भी हाई है। अब देखिए ये जो दिक्कतें हैं पेंट सेक्टर की, ये कोई रातों रात नहीं आ गई हैं। 2 साल पहले से सबका मैनेजमेंट आकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डिमांड में स्लो डाउन है, डिमांड में स्लो डाउन है, और बिरला ओपस की वजह से हमें भी डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या है, उनको बिजनेस ट्रैक करना थोड़ी होता है। देखेंगे स्टॉक अपने हाई से 20% के डिस्काउंट पर है तो ले लेंगे। कोई आके फंडामेंटल्स पर, ब्रांड नेम पर चार बातें बोलेगा तो ले लेंगे। ये नहीं देखेंगे कि रिजल्ट्स बेकार आ रहे हैं किसी कंपनी के, फिर वो स्टॉक 20% से और गिरता है, 50% करेक्ट हो जाएगा, फिर उसमें एवरेज करेंगे और फिर 3-4 साल उसी बिजनेस में लॉस लेकर फंसे रहेंगे। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स ट्रैक करने पड़ेंगे कि कहीं किसी कंपनी में कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, या अगर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो क्या और परचेज करना चाहिए। लेकिन इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 4000 से भी ज़्यादा, तो बहुत कठिन हो जाता है किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए इनको ट्रैक करते रहना। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को
क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सेक्टर जो हम स्टडी करेंगे वो है फुटवियर, जिसमें आपके मेट्रो ब्रांड्स, रिलैक्सो, बाटा, कैंपस जैसे बिजनेसेस आ जाते हैं। ये सेक्टर भी बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है। फुटवियर सेक्टर के साथ क्या हुआ था कि FY22 और FY23 ये 2 साल इनके लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि FY21 में आपका कोविड आ गया था, तो लोग बाहर नहीं निकले घर से, ट्रिप्स पे नहीं गए, ऑफिसेज नहीं गए, इसलिए FY21 पूरा बेकार गया। फिर FY22 और FY23 में बहुत तेजी से सेल्स बढ़ी फुटवियर स्टॉक्स की, जिसे हम पेंट अप डिमांड बोल लें या रिवेंज शॉपिंग बोल लें। फिर उसके बाद से सेक्टर में स्लो डाउन आया है। माने कि पहले जितना तेज कंपनियां ग्रो कर रही थी, अब वो कुछ भी ग्रोथ नहीं है। जैसे मेट्रो ब्रांड्स 60% टाइप बिजनेस था 2 साल के लिए, अभी देखो 10% भी सेल्स ग्रोथ नहीं है। और रिलैक्सो की तो कोविड के बाद से कभी रिकवरी आई ही नहीं है। ये बिजनेस ना 2014-2015 से 2020 तक 20% के आसपास के रेट से ग्रो करता था। पर अब आप देखोगे उल्टा सेल्स इनकी गिरी हैं 5% FY25 में। इससे बुरा क्या ही हो सकता है। लोगों ने 100-100 के पी पर स्टॉक लिया था और अभी 1 साल में इतना लॉस कराया रिलैक्सो ने सबका। अभी भी मैं बोलता रहता हूँ कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 60 के पी पर चल रहा है, पर वही है, कोई सुनता ही नहीं है। सबको ये देखना है कि 52 वीक हाई से 50% डाउन है, तो चलो ले लेते हैं। ऐसे थोड़ी होती है इन्वेस्टिंग। आप इस टेबल में देखो, मैंने बनाई है आपके लिए। मेट्रो की सेल्स में स्लो डाउन आया है। FY24 में बस 10% की सेल्स ग्रोथ थी और FY25 में वो और गिर के बस 6% रह गई। बाटा में तो देखो कोई ग्रोथ है ही नहीं। ये लोग कुछ-कुछ करते रहते हैं कि मार्जिन्स बेहतर हो जाएँ, जैसे कि स्पोर्ट्स वेयर सेगमेंट और हश पपीज़ ब्रांड पर अभी ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ है, पर उससे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर रिलैक्सो सबसे कचरा बिज़नेस है। रिलैक्सो से अच्छा आप बैंक में एफडी कर लो। और एक्चुअली सिर्फ रिलैक्सो नहीं, पूरे सेक्टर से बेहतर बैंक की एफडी अभी। सही में आप देखो ना, जितनी इधर सेल्स ग्रोथ है, उतना आपको बैंक की एफडी भी दे देगी। कैंपस भी कोई हाई ग्रोथ बिज़नेस नहीं है। FY24 में इनकी सेल्स 2% गिरी हैं और FY25 में 10% बढ़ी हैं। इनका ऐसे ही ऊपर-नीचे रहता है इसी रेंज में। फिर रेडिटेप है, यहाँ पहले ग्रोथ थी 20 से 25% टाइप, बट अब इनकी परफॉर्मेंस भी गिरी है और इनका मैनेजमेंट ना कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, ना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकालता है, तो और नहीं पता चलता है कि बिज़नेस किधर जा रहा है। एंड एक्चुअली रेडटेप मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी हुआ करता था, पर वही है, ग्रोथ गई तो स्टॉक निकालना पड़ा पोर्टफोलियो से। फिर लिबर्टी और खादिम तो देखो कभी अच्छे बिज़नेसेस थे ही नहीं। तो मोटा-मोटी सारे बिज़नेसेस के मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि डिमांड है ही नहीं सेक्टर में। और मेरा मानना देखो यार ऐसा है कि अगर 10-15% सेल्स ग्रोथ मान लेते हैं आ भी गई, तो भी कुछ होना है नहीं इन बिज़नेसेस का। आप देखो कैंपस, रिलैक्सो, बाटा, मेट्रो सब 60 से 80 के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत हाई वैल्यूएशन है। मार्केट में इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ चल रही हैं अभी 20-30 के पीई पर, जहाँ सेल्स ग्रोथ 20% से ज़्यादा है। तो सब कैपिटल, सब इन्वेस्टर्स उधर भागेंगे ना। अब तीसरा और आखिरी सेक्टर है रेलवेज़। वैसे तो रेलवे सेक्टर के इन्वेस्टर्स बबल का शिकार हुए हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस फंडामेंटल्स पर रहेगा। तो आप ये मेरी स्क्रीन पर रेलवेज़ का बजट में एलोकेशन देख सकते हैं। मतलब कि हर साल सरकार रेलवेज़ पर कितना खर्च करती आई है। आप देखोगे कि FY23 में रेलवेज़ का एलोकेशन बढ़ा था। फिर FY23 से FY24 बहुत बड़ा जंप आया था। एक ही साल में एलोकेशन 66% बढ़ा दिया गया था। पर फिर पिछले 3 सालों से वही एलोकेशन रहा है। मतलब कि सरकार ने जितना पिछले साल खर्चा किया था रेलवेज़ पर, इस साल भी उतना ही किया है। ये संख्या ऊपर नहीं जा रही है। यही सेम चीज़ हमें IRFC के बिज़नेस में भी देखने को मिलती है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको IRFC का बिज़नेस समझाऊँ, तो IRFC रेलवेज़ मिनिस्ट्री के लिए मार्केट से पैसे या फंडिंग उठाने का काम करता है और फिर उस पैसे से रेलवे इंजन्स, कोचेज़ और वैगन्स वगैरह खरीद कर उन्हें रेलवेज़ को लीज़ पर चलाने के लिए देता है। तो इधर आप देखोगे पिछले 3 सालों से IRFC ने मार्केट से कोई पैसा नहीं उठाया है और इसी दौरान नए लोन्स भी कम होते आए हैं।
FY24 में बहुत थोड़ी-सी फंडिंग IRFC ने करी है और FY25 में या पिछले साल कुछ भी नहीं हुआ है। और इधर आप देखोगे तो FY26 के लिए इधर नीचे लिखा है, रेलवेज़ मिनिस्ट्री ने कोई टारगेट अभी तक नहीं दिया है। मतलब कि FY25 की तरह है, इस साल भी मिनिस्ट्री IRFC से फ्रेश फंडिंग नहीं ले रही होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि IRFC का बिज़नेस वहीं रुका हुआ है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है। इसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि जब भी मिनिस्ट्री IRFC को अपनी लोन बुक बढ़ाने को बोलेगी, वो सिग्नल होगा कि आगे चल के इंजन्स, कोचेज़ और वैगन्स बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर्स मिल रहे होंगे। खैर IRFC के अलावा बाकी रेलवे स्टॉक्स को भी देखें तो ये स्लो डाउन सब में देखने को मिला है। जुपिटर वैगन्स, टेक्समाको और टीटागढ़ आप देखोगे तीनों की कितनी अच्छी सेल्स ग्रोथ थी पिछले से पिछले साल। टीटागढ़ की लगभग 40% और टेक्समाको और जुपिटर की 55 से 75% के आसपास। पर अब आप देखो जुपिटर और टीटागढ़ में कुछ भी ग्रोथ नहीं है और टेक्समाको की सेल्स ग्रोथ गिर के आधी हो गई है। इरकॉन, राइट्स और आरजीएनएल की तो उल्टा सेल्स गिरी हैं। मतलब इन्होंने जितना पिछले साल काम किया था, इस साल उससे भी कम के ऑर्डर्स इन्होंने पूरे किए हैं। बाकी आईआरसीटीसी की ग्रोथ तो पैसेंजर से आती है, तो वो वैसे ही एकदम कछुआ टाइप बिज़नेस हो गया आपका। इसके अलावा आप देखोगे लगभग सभी की ऑर्डर बुक्स भी कम हुई हैं। मतलब कि FY25 में कुछ खास नए ऑर्डर्स मिले नहीं हैं इन कंपनियों को रेलवे से। इस वजह से इस साल भी हम लोग कुछ खास सेल्स नहीं देख रहे होंगे इनकी। राइट्स की ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ी है 56%। ये लोग आगे चल के 20% सेल्स ग्रोथ का टारगेट दे रहे हैं। पर यहाँ क्या दिक्कत है कि आगे जो भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे इनके पास, यहाँ पर मार्जिन कम होंगी, तो मार्जिन्स का एक रिस्क बना रहेगा। बाकी इतने करेक्शन के बाद भी ये सभी स्टॉक्स बहुत हाई पीईज़ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है कि कल को सेक्टर में रिकवरी आती भी है, तो भी ये बिज़नेसेस थोड़े रिस्की रहेंगे। बाकी अब आप हमें कमेंट्स में बताओ कि आपके पास इन सब में से कौन-कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ हम हर हफ्ते ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च फ्री में लाते रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।